हेलो स्टूडेंट। मैं अमरनाथ मिश्रा जीएस शिक्षक आपको अपने चैनल पर एक लंबे समय बाद पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। इस पॉलिटी में सबसे पहले आज हम शुरू करना चाहेंगे भारत का संविधान और भारत के संविधान में भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से ही कुछ न कुछ ये प्रक्रिया में आया, कुछ न कुछ इस पर कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इंग्लैंड एक संवैधानिक देश था, संसदीय देश था, जहां संविधान का विकास हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके डायरेक्टर्स कुछ न कुछ नियम कानून भेजते थे। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की संसद के नियंत्रण में आई, अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से इस देश के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसके पहले थोड़ा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाती है, इंग्लैंड की महारानी ने उसे मान्यता दे दिया और उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी 1608 में आगरा के दरबार में जहांगीर के यहां उपस्थित हुए और अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं मांगी। यहां से इन लोगों ने अपना विकास करते हुए भारत के समुद्र तटीय भागों में सूरत, मछलीपट्टनम, सूरत और बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे नगरों की स्थापना की। प्रेसिडेंसी नगर बने इनके, और इन नगरों की स्थापना के साथ ही इन लोगों ने कमजोर होते मुगल शासक के राजनीतिक हस्तक्षेप का भी कार्य करना शुरू किया। राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब यह समझ लिया जाए कि केंद्रीय सत्ता जब कमजोर होने लगी तो भारत के राज्यों में अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की दखलंदाजी बढ़ने लगी। ये दखलंदाजी कुछ इस कदर बढ़ी कि आखिरकार 1757 आते आते अत्यंत चालाकी से, धोखा से इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में परास्त कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार कर लेने के बाद कंपनी वास्तव में बंगाल में सत्ता में भागीदार हो गई। सत्ता में भागीदार हो गई। अभी वो पूरी तरह सत्तासीन नहीं हो चुकी थी, वो सत्ता में भागीदार हुई। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर हुए। उसके बाद उन्होंने फिर मोहम्मद शाह रंगीला से शाह आलम से उन्होंने कुछ संवैधानिक सुविधाएं पाई, सुविधाएं ली। जैसे उन्होंने निजामत इत्यादि कलकत्ता से लेकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार की दीवानी ले ली। तो यहाँ से वो भारत की राजनीति में भारत के राज्यों की सत्ता में भागीदार हो गए। क्लाइव के बाद वेरेलास्ट, वेंसिटार्ट और लियो कार्टियस गवर्नर हुए। लेकिन इनके आते आते तक स्थिति कुछ इस कदर वो हो गई कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के जैसे फ्रेंच, डच, पुर्तगालियों से अनेक युद्ध हुए और साथ ही साथ भारत के राजाओं से, भारत के प्रांतीय राजाओं से, केंद्रीय राजाओं से भी अनेक युद्ध हुए और इन युद्धों पर बेतहाशा धन खर्च हुआ। 1772 में ल्यूकार्टियस के बाद बंगाल के गवर्नर बनकर आए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने जिस समय सत्ता संभाली उस समय कंपनी की माली हालत बिल्कुल खराब। उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया कि कंपनी कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसके पास बिल्कुल धन नहीं है, कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी कंपनी में नियुक्त हैं और अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं और कंपनी युद्धों पर इतना धन खर्च कर रही है कि वहां भी अधिक धन खर्च होने के नाते कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ चुकी है। इन परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स के सामने प्रश्न था कि आखिरकार जबकि बंगाल का गवर्नर हो गया हूं तो क्यों नहीं इस कंपनी को संचालित कर दिया जाए, चलने लायक बना दिया जाए। यदि नहीं होगी तो छोड़कर भाग जाऊंगा, लेकिन अगर चला सकता हूं तो चला दूं। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड की महारानी से कर्ज मांगे। ये कर्ज कुल 10 लाख पाउंड के होने चाहिए थे। अर्थात वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि महारानी हमें 10 लाख पाउंड कर्ज चाहिए। इंग्लैंड की महारानी की तरफ से इंग्लैंड की संसद ने
बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख के पाउंड की स्वीकृति तो दी, लेकिन साथ ही साथ तब वारेन हेस्टिंग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यह शर्त रखी कि हम आप कर्ज को स्वीकृत तो करेंगे, लेकिन तब हम आपको अपने रेगुलेशन में बांधेंगे। और इन परिस्थितियों में आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब तो समझ में आ गया होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया। कंपनी की वित्तीय हालत को खराब होते देखकर वारेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड से कर्ज मांगा। कर्ज को इंग्लैंड की महारानी की तरफ से संसद ने स्वीकार तो किया, लेकिन स्वीकार किया तो यह भी कहा कि हम आपको अपने रेगुलेशन में बांधेंगे तो कर्ज देंगे। तो कर्ज की राशि देने के साथ साथ इंग्लैंड की सरकार ने इसको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल रेगुलेशन में बांधने के लिए जो कार्य किया उसके लिए उन्होंने 1773 में भेजा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, ये है आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें कुछ खास खास चीजें थी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह कहा गया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होगी, अर्थात निदेशक मंडल। ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 24 व्यापारियों की एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। 24 शेयर धारक थे इसमें, तो 24 सदस्यों की यानी 24 लोगों की ये एक टीम थी। इसीलिए एक निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंग्लैंड की सरकार ने कहा या इंग्लैंड की संसद ने कहा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाएगी जिसके आप 24 सदस्य होंगे। तो पहली चीज उन्होंने क्या कहा, यानी रेगुलेटिंग एक्ट का जो पहला पैरा था, पैरा नंबर 1, इसमें उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाएगी। ये हुआ, यहां कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाएगी। डायरेक्टर, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस अधिनियम में बनी, किस रेगुलेशन में बनी, तो रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। ठीक, इसके कितने सदस्य थे, इसके 24 सदस्य थे, यानी 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। इन्हें निदेशक मंडल भी कहा जाता है, पहला। इसके बाद इस पैरा में आगे भी था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना के साथ साथ अगला जो काम किया जाएगा वो था बंगाल, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी भी युद्ध काल में बंगाल के अधीन होगी या बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन होगी। इसलिए बंगाल का गवर्नर अब से गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो पैरा नंबर 2 क्या था, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। ये हो गए, ये हो गया बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल कहा गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, वारेन हेस्टिंग्स। आप यहां लिख सकते हैं इस प्रकार, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल हुए। ये आपके सामने एक चीज और आ गई कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। इसी में यह भी कहा गया कि ये गवर्नर जनरल कहे क्यों गए, क्योंकि युद्ध काल में या विपरीत परिस्थितियों में बंगाल का अधिकार अन्य दोनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकार बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी होगा। इसीलिए कहा गया ये बंगाल के गवर्नर जो है वो अब गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। तो तीसरे पैरा में इसमें यह भी कह दिया गया कि युद्ध की परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार होगा। गवर्नर जनरल का अधिकार होगा।
ये भी देखिए एक नए तथ्य हो गए। इसमें तीसरा तथ्य देख लीजिए, तीसरे के बाद चौथा तथ्य। इसमें कहा गया कि अंग्रेजों के इस गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी जिसके 4 सदस्य होंगे। इस रेगुलेशन में देखते जाइए, गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी और उसके 4 सदस्य होंगे। तो यहां देखिए, गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी, एक काउंसिल होगी, परिषद में काउंसिल, परिषद होगी जिसके 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे। ये हो गए, ये सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे इनको जान लीजिए। क्लेवरिंग एक सदस्य थे, क्लेवरिंग। दूसरे सदस्य थे मॉनसन। तीसरे सदस्य थे फ्रांसिस। ये फ्रांसिस। और चौथे सदस्य थे बारवेल। ये 4 सदस्य थे। यानी इंग्लैंड की संसद ने जो कानून बनाए उसमें यह भी कानून बनाया कि गवर्नर जनरल तो कहे जाएंगे बंगाल के गवर्नर, लेकिन उनकी एक परिषद होगी जिसके 4 सदस्य होंगे। क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस और बारवेल को गवर्नर जनरल की परिषद का 4 सदस्य बनाया गया। एक चीज और इसमें आया, यह भी कहा गया कि अंग्रेजों के झगड़े सुलझाने के लिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1775 में स्थापित हो गई, 1774 में स्थापित हो गई। इसके भी जो मुख्य न्यायाधीश बनकर आए उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। और इसमें जो सदस्य न्यायाधीश बनकर आए थे उनका नाम था चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड ईस्ट। ये इसके सदस्य बनकर आए थे। तो यहां देखिए, पश्चिमी में कहा गया कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एलिजा इम्पे इसके मुख्य अध्यक्ष हुए या मुख्य न्यायाधीश हुए। एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए। तथा तीन अन्य न्यायाधीश भी इसके हुए। ये 3 अन्य न्यायाधीश जो थे इनका नाम था चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड ईस्ट। ये इसके 3 अन्य न्यायाधीश हुए। इंग्लैंड की महारानी की तरफ से इंग्लैंड की संसद ने ये मुख्य जो प्रावधान है रेगुलेटिंग एक्ट के, वो उनके सामने भेजा कि हम आपको रेगुलेट करेंगे और साथ ही साथ आपको 10 लाख की कर्ज भी देंगे, 10 लाख पाउंड की। तो ये देख लीजिए आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट जो इंग्लैंड के संसद ने भेजा, ये हमारे संवैधानिक विकास का पहला पायदान बन गया। ठीक, क्या क्या था इसमें जो आपके सामने है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। इसके 24 सदस्य थे। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप निदेशक मंडल बोल सकते हैं। फिर दूसरे में कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। यहां तक तो ये बड़े खुश हुए कि मैं गवर्नर जनरल हो गया हूं, और भी प्रसन्न हुए कि युद्ध की परिस्थितियों में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार होगा। तब तो ये और प्रसन्न हुए। लेकिन आगे संसद ने कहा गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी जिसके 4 सदस्य होंगे। ये सदस्य क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस और बारवेल। संसद का कहना था कि गवर्नर जनरल इन चारों सदस्यों के सहमति के अनुसार ही कार्य कर सकेंगे। तब तो इनका मन ही गिर गया कि अरे यार, गवर्नर जनरल तो बने लेकिन 4 सदस्य उसमें टांग लड़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो सर इन लोगों से हमारे झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं। तो इंग्लैंड की संसद ने महारानी की तरफ से कहा कि हाँ मैं समझता हूं आप अंग्रेज लोग हैं, झगड़े लड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके साथ प्रांतीय न्यायालयों की भी स्थापना हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनकर आए जिनका नाम था एलिजा इम्पे। इसके प्रथम न्यायाधीश बने, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश जो बने वो थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड ईस्ट। ये 3 अन्य न्यायाधीश बने। ये रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, ये आपके सामने। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो अगला कार्य यहां पर किया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया, लेकिन 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आया था, सेटलमेंट एक्ट। इसमें कुछ चीजें स्पष्ट कर दी गई। सेटलमेंट एक्ट में कुछ चीजें स्पष्ट की गई, और इन चीजों में जो स्पष्ट किया गया उसमें वही चीज थी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का युद्ध और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पर भी अधिकार होगा। यह सेटलमेंट एक्ट था, यानी एक संशोधन एक्ट था। लास्ट में इसमें था 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो 1773 है तो 83 में इसकी समीक्षा की जानी थी। 83 में कंपनी की वित्तीय स्थिति फिर कुछ खराब थी, उन्होंने कहा एक बार और कर्ज दे दिया जाए। तो ठीक है, आपको दूसरी बार कर्ज दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको प्रावधान में थोड़ा बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कुछ और भी हम आप पर नियम कानून लगाएंगे, तब आप हमारे रेगुलेशन में रह करके आप अच्छी तरह काम कर सकेंगे। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आप इतना ही जान लें, 1783 में ऐसी पहली स्थिति आई जब भारतीय मामले को लेकर इंग्लैंड की सरकार गिर गई। कैसे, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। यहां देख लीजिए, 1783 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ 1783 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और वे अल्पमत की सरकार के प्रधानमंत्री थे, यानी उनके अलायंस पार्टी के लीडर हुआ करते थे मिस्टर एफ फॉक्स। ठीक, मिस्टर फॉक्स जो है वो लॉर्ड नॉर्थ की अलायंस पार्टी थे। ये दोनों लोगों की मिलीजुली सरकार चलती थी, और इस मिलीजुली सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1783 में इंडिया एक्ट को सदन में पेश किया, लेकिन लगता है क्रॉस वोटिंग हो गई और ये एक्ट पास नहीं हो सका। सदन में ये प्रस्ताव गिर गया। आप संसदीय देश के आदमी हैं, आप जानते होंगे कि यदि सरकारी प्रस्ताव संसद में गिर जाए तो वो सरकार अल्पमत की सरकार मान ली जाती है। ये मान लिया जाता है कि इस सरकार ने सदन का बहुमत खो दिया है और नैतिकता के आधार पर उस सरकार को त्यागपत्र देना होगा। ये रूल है। बस यही हो गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब 1783 में वे इंडिया एक्ट को पास नहीं करवा पाए, लगता है क्रॉस वोटिंग हुई और जो है प्रस्ताव गिर गया, तो मजबूरन नैतिकता के आधार पर लॉर्ड नॉर्थ को त्यागपत्र दे देना पड़ा। इतिहास में लिखा जाता है इंग्लैंड के संसदीय इतिहास में भारतीय मामले को लेकर यह पहला और अंतिम अवसर था जब इंग्लैंड की सरकार गिर गई। चुनाव होते होते साल भर लग गए, और साल भर जब चुनाव होते होते लग गए तो 1784 आ गया। 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने विलियम पिट। विलियम पिट इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए। विलियम पिट ने इंडिया एक्ट को सदन में पेश किया। उनकी बहुमत की सरकार थी और वो आसानी से उसको पास करवा ले गए, पारित करवा ले गए, और यह बन गया पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपने पिट्स के इंडिया एक्ट का इतिहास तो जान लिया। तो आइए हम हेडिंग डाल लेते हैं, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। नहीं रहा, बड़ी कठिनाई से मिट रहा। देखिए हम लोग लिख लेते हैं पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। ठीक, आप यहां लिख सकते हैं कि पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 से पहले लॉर्ड नॉर्थ ने इसे 83 में पास करवाना चाहा, लेकिन वो पास नहीं हुई, और इंग्लैंड के इतिहास में पहला अवसर था
जैसे मामले पर सरकार गिर गई, आप इसको यहां लिख भी सकते हैं। यहां लिख सकते हैं 1783 में इंग्लैंड के पीएम लॉर्ड नॉर्थ की सरकार इंडिया एक्ट पास कराते समय गिर गई थी। इंडिया एक्ट पारित नहीं करवा पाई और गिर गई। यह इंग्लैंड के संसदीय इतिहास में पहला और अंतिम अवसर, संसदीय इतिहास में पहला और अंतिम अवसर था इंग्लैंड के संसदीय इतिहास में पहला और कहेंगे और अंतिम अवसर जब इंग्लैंड की सरकार भारतीय मामले को लेकर गिर गई थी। फर्स्ट ये अवसर था। और आगे आप लिख सकते हैं 1784 में विलियम पिट ब्रिटिश पीएम हुए। और उन्होंने इसे पारित करवा लिया। ब्रिटिश पीएम ने इसे पारित करवा लिया। इस एक्ट के अनुसार जो पहली चीज हुई उसमें आप इतना ही जान लें कि पिट्स का इंडिया एक्ट जब पारित हुआ तो उसमें कानून जो दिया गया उसमें यह था, कंपनी के राजनीतिक और सैनिक कार्य, कंपनी के वाणिज्यिक या व्यापारिक और सैनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक कार्य और सैनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता रहा, उसका व्यापारिक कार्य था भी, लेकिन जो सैनिक कार्य कर रही थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के राज्यों में हस्तक्षेप करके राज्य के राज्य जीतती चली जा रही थी, अब उस कार्य के लिए इंग्लैंड की संसद ने थोड़ा नियंत्रण बढ़ाया ईस्ट इंडिया कंपनी पर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। प्रश्न उठता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। यानी कंपनी के राजनीतिक या सैनिक तथा व्यापारिक कार्य को बांट दिया गया, अधिनियम नंबर 1। और अधिनियम नंबर 2 था, इस समय कंपनी के सैनिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो यहां इस एक्ट के अनुसार दो चीजें हुई। नंबर 1, कंपनी के व्यापारिक और सैनिक कार्य बांट दिए गए। व्यापारिक और सैनिक कार्य या सैनिक मामले विभाजित कर दिए गए। ठीक। निदेशक मंडल क्या कहेंगे आपको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
ये क्या कार्य कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्य कर रहा था। करने लगा तथा सैनिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इसमें कुल 16 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 16 सदस्य। ये रही आपके सामने पिट्स का इंडिया एक्ट। ठीक, संवैधानिक विकास का दूसरा पड़ाव 1784 में आया, जब पिट्स का इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। मैंने इसके इतिहास को थोड़ा पहले बताया कि 1783 में ही इसे आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय के ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ अपने सहयोगी दल के साथ जो शासन कर रहे थे, इसे पास नहीं करवा पाए, तो पारित नहीं हो पाए, तो त्यागपत्र देना पड़ा। और त्यागपत्र देने के बाद जो चुनाव हुआ, तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए मिस्टर विलियम पिट, और विलियम पिट ने इसे सदन में पास पेश किया, आराम से पारित हो गया, क्योंकि उनकी बहुमत की सरकार थी। और उन्होंने जो एक्ट पारित कराया, उसके अनुसार कंपनी के सैनिक कार्य और व्यापारिक कार्य बांट दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल इस समय व्यापारिक कार्य देखता था, और कंपनी ने जो भारत में सैनिक कार्य करना शुरू किया था, उसके लिए इंग्लैंड की संसद ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल की स्थापना की, और नियंत्रण मंडल अब भारत के सैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी हो गया। यह इंग्लैंड की संसद में 16 सदस्यीय एक दल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का के सभी सदस्य बने। यानी क्वेश्चन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इसी में आप ये भी कह सकते हैं, और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी के व्यापारिक और सैनिक कार्य कब विभाजित किए गए, तो बोर्ड ऑफ पिट्स के इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन रट भी सकता है। पिट्स के इंडिया एक्ट में कंपनी के कार्यों का विभाजन हुआ, वो दोनों चीजें कौन कौन थी जो विभाजित हुई, दोनों तथ्य कौन कौन से थे, ये भी पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कुछ नए कार्य या कुछ विभाजित करके कार्य किस एक्ट में दिए गए। आप आराम से कहते हैं पिट्स के इंडिया एक्ट में दिए गए। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पूछ सकता है, उसी क्वेश्चन को पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई, या इसी तथ्य को कह सकता है कंपनी के कार्य कब विभाजित कर दिए गए। पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 विभाजित कर दिए गए। उसी कह सकता है कि कंपनी ने दो नए कार्य किस समय किए, और उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उत्तरदायी ठहराया। तो पिट्स के इंडिया एक्ट में दो कार्य हुए, सैनिक और व्यापारिक, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उत्तरदायी ठहराया गया। ये आपके सामने। ओके, हम इसमें एक चीज और देखते हैं। इसी समय एक चीज इसमें और आई थी। पिट्स के इंडिया एक्ट के बाद, यानी पिट्स का इंडिया 1784, 1786 में एक नया प्रावधान आया। 1786 के एक्ट में इंग्लैंड की महारानी को, कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाना था। प्रिय छात्रों, एक बात जानते रहिएगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही हैं जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के सेनापति थे, और इंग्लैंड की तरफ से यही हारे थे, और अमेरिका के लोगों की विजय हुई थी, और अमेरिका की तरफ से सेनापति होते थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये जॉर्ज वाशिंगटन वही हैं जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हुए? जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम की सैनिकों का सेनापतित्व कर रहे थे, और इस स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की मदद कर रहा था फ्रांस। यानी फ्रांस से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सैनिक मदद मिल रही थी, और इस जो सैन्य संगठन बना था, इसके मुखिया थे जॉर्ज वाशिंगटन, और उधर से इंग्लैंड के सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस युद्ध में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी जीत गए, यानी जॉर्ज वाशिंगटन जीत गए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गए। आगे चलकर जो अमेरिका का संविधान बना, तो उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जो सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन, वो पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के, और उधर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि अब सेनापति पद से हटा दिए गए थे, इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने का विचार बनाया, और उन्हें भारत के गवर्नर जनरल बनाने के लिए राजी करना शुरू किया। लेकिन इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस तैयार नहीं थे। उनका कहना था, यदि मुझे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ
दोनों शक्तियों को दे दिया जाए तो मैं भारत का गवर्नर जनरल बन सकता हूं। और इधर 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत ये दोनों कार्य बंट गए थे। व्यापारिक कार्य अलग, जिसको गवर्नर जनरल देखते, और सैनिक कार्य अलग, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता। कार्नवालिस का कहना था कि मुझे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला कार्य यानी कमांडर इन चीफ, सेनापति वाला कार्य भी दिया जाए, और मुझे व्यापारिक कार्य में गवर्नर जनरल का कार्य भी दिया जाए, तो मैं भारत का गवर्नर जनरल बन सकता हूं। ये यहां से जो है लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए ऐसा किया गया। 1786 के एक्ट में कार्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर उनको कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी दे दी गई। एक चीज और भी तथ्य के रूप में आप लोग जानते रहिएगा, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से होती है? 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से। कैसे? एक गवर्नर जनरल का शासन, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यहां आप लिख सकते हैं इसके उसमें जो है दूसरे में लिख सकते हैं कि इस एक्ट द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, एक नया कार्य आया। और आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि 1786 के एक्ट द्वारा लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें आप नीचे लिख भी सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1786 के संशोधन एक्ट द्वारा लॉर्ड कार्नवालिस को कमांडर इन चीफ की शक्ति देकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया, ये आपके सामने है। और अब इसके बाद जो न्यू चीज आपके सामने आएगी वो है 1793 का अधिनियम। तो पहले हम लोग इतना जब जान लिए तो इसलिए के बाद आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, जान भी सकते हैं। इसको आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और इसको समझने के बाद अब आप कह सकते हैं 1793 का अधिनियम, इसके बारे में भी हम लोगों को जरूर जानना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे मिटा देता हूं और संवैधानिक विकास में आज थोड़ा सा इसे भी पढ़ा देता हूं 1793 का अधिनियम। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसके बाद आगे भी इसी तरह संवैधानिक अधिनियम पढ़ते रहेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के बहुत ज्यादा सवाल यहां से पूछ दिए जाते हैं जो इतिहास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इतिहास के इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग ही, ये सारे अधिनियम ही हमारे संविधान के विकास में काफी सहायक सिद्ध हुए और विकसित होते होते यही हमारे देश का संविधान बन गए। तो प्रिय छात्रों, हम आपको लगे हाथ थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि 1793 का अधिनियम भी इसी के बाद आया। 1793 का अधिनियम आप इनको चार्टर एक्ट कह सकते हैं, यानी भारत में चार्टर एक्ट की शुरुआत यहीं से होती है 1793 के अधिनियम से, यानी आप कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1793, इस तरह कह सकते हैं। यहीं से चार्टर एक्ट की जब शुरुआत होती है तो आप इनके बारे में कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में भी एक नया कार्य हुआ। पहली बात, कंपनी के व्यापारिक कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 1 क्या बताया? चार्टर एक्ट 1793, इसमें पैरा नंबर 1 था कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या हुआ जो लंबे समय तक चलता रहा, यह था 1793 के चार्टर एक्ट में जो दूसरा पैरा आया उसमें था
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाएगा। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाएगा, बड़ा ही अतार्किक है, बड़ा ही अन्याय संगत है। क्यों? क्योंकि अब वो लोग रहते हैं इंग्लैंड में और कर रहे हैं इंग्लैंड का काम, भारत के कब्जे का काम, और भारत का कोष ही उन्हें मालामाल करे, यानी भारत के कोष से ही उन्हें पैसा मिले। ये 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार आया और ये चलता रहा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार आया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, यानी जो कि उस समय तक भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी बन चुके थे या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुके थे, उनके वेतन भत्ते 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा समाप्त कर दिए गए और कहा गया कि अब यानी 1919 में वह इंग्लैंड के कोष से दिया जाएगा। यानी 1793 के चार्टर एक्ट में आया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भत्ता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाएगा, भारत के कोष से दिया जाएगा। ये आया, आप लिख सकते हैं यह कार्य 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक जारी रहा। चेम्सफोर्ड सुधार तक जारी रहा। ठीक, संवैधानिक विकास में एक चीज भी चीज आई कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाना तय हुआ। यह कार्य 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक चलता रहा। ठीक डियर स्टूडेंट, इसमें आज हम इतना ही बताना चाहेंगे और अब हम जब इसके बाद बताएंगे तो फिर बताएंगे कि अभी 1793 में तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और 20 वर्षों के लिए ऐसे बढ़ाया जाता रहा, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ परिवर्तन आया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या परिवर्तन आया उसे हम नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।